अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? ठीक है जी, हम सेल्स टैक्स कर रहे थे, उसको ही आगे लेके कंटिन्यू करते हैं। सेल्स टैक्स की डेफिनेशन जो है वो हमारी 100% हो चुकी हुई है। उसमें जो कुछ है था वो हमने डिस्कस आउट कर लिया। तो अब सेकंड जो एरिया हमारे पास रह गया है, दैट इज प्रोविजंस एंड रूल्स। मीन्स हमने यहाँ पे सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन सीखनी है कि सेल्स टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सेल्स टैक्स लेवी कैसे होगा उसको देखेंगे, सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी उसको देखेंगे, सेल्स टैक्स को हम पे कैसे करेंगे हम इसको देखेंगे। तो अब सारे के सारे रूल्स जो हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो ये और ये, अब ये तो हमारा 100% हो गया है। जिस दिन ये भी हमारा 100% हो जाएगा तो अराउंड 20 से 24 नंबर सेल्स टैक्स में सिर्फ इस एरिया में से ही आपके आ रहे होते हैं। कैसे? बिकॉज ये थ्योरेटिकली भी होगा और इसकी मदद से आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी 100% हो जाएंगे। तो आपको 100% न्यूमेरिकल करने के लिए ये बस दो एरियाज चाहिए होते हैं। तो अब हम इस एरिया पे जा रहे हैं, इसको हम एक दो हफ्ते में ख़त्म करते हैं। देन हम रह जाएंगे रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड एंड ऑडिट। ये वाला जो एरिया है ये सिर्फ 3 डेज की मार है और इसमें से आपको 4 से 6 नंबर तक के सवाल जो हैं वो पेपर में एक्सपेक्टेड होते हैं। लेकिन ये भी इक्वल इम्पॉर्टेंट एरिया है, हम इसके ऊपर रेलेवेंट टाइम जो है वो लगाएंगे, उसके बाद ही हम आगे मूव हो रहे होंगे। बट एज ऑफ नाउ हम इसके ऊपर हैं और जो हमारा मेन करेक्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे। बिकॉज अगर हमें ये समझ आ गई तो हमारा सेल्स टैक्स कंप्लीट हो जाएगा, हम न्यूमेरिकल्स करने के काबिल भी हो जाएंगे। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पहले चीज़ों को समझते हैं। तो समझने के साथ फिर हम क्या करेंगे, इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आगे लेके चलेंगे चीज़ों के साथ। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो सेल्स टैक्स है इट इज़ हाईली रिलेटेड विद बिजनेस। ये हमारे बिजनेस के साथ जो है इसके काफ़ी ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं, मतलब उससे रिलेट कर रहा होता है। बिजनेस में आप अपना क्या करते हैं, बिजनेस में आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं, जिसमें आप अपनी सेल्स जो है वो रिकॉर्ड करते हैं कि आपकी सेल्स कितनी है। उसमें से फिर आप लेस करते हैं कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में नॉर्मली जो होती हैं आपने परचेजेस की होती हैं वो आप लेस करते हैं। आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास जीपी आ जाता है। फिर इस जिस जीपी में से आप एक्सपेंसेस वगैरह लेस करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस आ जाता है, वट एवर। अब इसके साथ ही क्लोजली रिलेटेड है हमारा सेल्स टैक्स। बिकॉज जहाँ पे ये सेल्स हैं, रिमेंबर ये सेल्स जो हैं, ये सेल्स हम किसको कर रहे होते हैं, ये सेल्स हम कर रहे होते हैं अपने कस्टमर्स को। कस्टमर को सेल्स का मतलब क्या है, हम कस्टमर को गुड्स देते हैं और कस्टमर उसके बदले में हमें क्या कर रहा होता है, पेमेंट कर रहा होता है। तो जब सेल्स करते हैं, सेल्स करने से हमारे बिजनेस में पैसा इनफ्लो होता है, हमारे बिजनेस में पैसा जो है वो आता है। वाइल जब हम परचेजेस कर रहे होते हैं, जब हम खरीदारी कर रहे होते हैं तो हम पेमेंट करने जाते हैं। हम गुड्स जो हैं, गुड्स अपने बिजनेस में लेके आते हैं और उसके बदले में हम क्या करते हैं, उसके बदले में हमने पेमेंट्स की होती हैं। और रिमेंबर जब हम परचेजेस करते हैं, परचेजेस से हमारे बिजनेस में आउटफ्लो होता है, हमारे बिजनेस में से कैश जा रहा होता है। इन दोनों के साथ ही हमारा सेल्स टैक्स जो है वो पूरे का पूरा बेस कर रहा है, पूरे का पूरा मुश्तमिल है, पूरे का पूरा खड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पर्सन है, ये हाजी साहब है। इन्होंने ज़िंदगी में कभी हराम नहीं खाया, लेकिन हमेशा इन्होंने नाप तोल में कमी की है। वैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 10 हज किए हुए हैं, लेकिन आप जब भी इनकी दुकान से चीज़ लेंगे
तो कभी भी आपको प्रॉपर वेट के साथ नहीं देंगे। दाढ़ी भी इनकी माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, सफ़ेद कपड़े ही पहने होते हैं, पगड़ी भी रखी होती है, लेकिन कभी इन्होंने ज़िंदगी में हराम नहीं खाया, लेकिन नाप तोल हमेशा कम की है। हमेशा इन्होंने चीनी मिर्चों में ईंटें पीसते बेची हैं, लेकिन ज़िंदगी में कभी हराम नहीं खाया इन्होंने। और उसी पैसे से हज भी करते हैं, उसी पैसे से ये लाइटें भी लगाते हैं, उसी पैसे से जाके हर चीज़ करें, बट इन्होंने कभी हराम नहीं खाया। अब ये हाजी साहब है। अब ये हाजी साहब क्या कर रहे हैं, हाजी साहब चीज़ों को परचेज भी कर रहे होंगे। जब ये चीज़ों को परचेज करेंगे, जब ये चीज़ों को खरीदेंगे, तो एट अ टाइम ऑफ परचेज ये क्या करेंगे, ये टैक्स पे करेंगे। ऐसे ही है, जब ये सामान खरीदेंगे तो उस सामान के साथ ये सेल्स टैक्स क्या होगा, पे करेंगे। तो ये जो हाजी साहब सेल्स टैक्स पे करेंगे, ये इनका क्या कहलाएगा, इनपुट टैक्स कहलाएगा। ये हमने पढ़ा था। अब फॉर एग्जांपल हाजी साहब ने परचेज की 1 लाख रुपए का सामान, 1 लाख का उन्होंने सामान परचेज किया, उसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स है। इसका मतलब 17,000 रुपया इस हाजी साहब ने सेल्स टैक्स क्या किया था, पे किया था, जमा करवाया था। ये चूंकि इन्होंने सेल्स टैक्स पे किया था, तो ये क्या कहलाएगा, हाजी साहब का इनपुट टैक्स कहला रहा होगा कि भाई मैं सामान खरीद के लेके आया और इस खरीदारी के ऊपर इतना मैंने सेल्स टैक्स पे किया, सो दैट्स वाई ये मेरा इनपुट टैक्स है। इस चीज से एग्री करते हो? इस चीज से एग्री करते हो? अब हाजी साहब ये जो सामान लेके आए हैं, इसे क्या करेंगे, सेल करेंगे, बेचेंगे। अब ये इनके पास एक कस्टमर आता है, एक कस्टमर आया, कस्टमर को ये सामान बेच दिया इन्होंने 1,20,000 का। कस्टमर को सामान दिया, कस्टमर बदले में क्या देगा, पेमेंट देगा। और ये कहेंगे भाई साहब 17% सेल्स टैक्स भी चार्ज होगा, 20,400 इन्होंने कस्टमर से सेल्स टैक्स भी लिया होगा। इसका मतलब कस्टमर ने टोटल इसको पेमेंट की होगी 1,40,400। इस 1,40,400 में से 1,20,000 सामान के और 20,400 जो हैं वो सेल्स टैक्स के। अब कस्टमर ने जब इसको ये पेमेंट दी, तो इस पेमेंट में इसने ये जो टैक्स रिसीव किया, ये क्या कहलाएगा, इसका आउटपुट टैक्स कहलाएगा कि भाई साहब ये टैक्स मैंने सेल्स की है, ये मेरे बिजनेस में से सामान बिका, सामान बिका, कस्टमर को मैंने सामान दिया, कस्टमर ने सामान लेने के बाद मुझे पेमेंट की और टैक्स पे कर दिया। ये जो टैक्स लिया ये आउटपुट टैक्स है, जो टैक्स दिया वो इनपुट टैक्स है। अब ये हुकूमत को टैक्स कैसे जमा कराएगा, ये कहेगा कि भाई साहब मुझे आउटपुट टैक्स कितना मिला, आउटपुट टैक्स कस्टमर ने दिया 20,400। ये देखेगा कि मैंने इनपुट टैक्स कितना पे किया था, ये कहेगा जी मैंने 17,000 इनपुट टैक्स पे किया था। तो ये आउटपुट टैक्स में से अपना इनपुट टैक्स जो पे किया था इस दुकानदार ने, वो एडजस्ट करेगा। जो रिमेनिंग अमाउंट होगी 3,400 रुपया, ये क्या कहलाएगी, ये इसकी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी कहलाएगी। ये क्या करेगा, ये जाके हुकूमत को पे कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो इस मोड में क्या होता है, हमारा सेल्स टैक्स काम कर रहा होता है। अब खुद बताएं कि इस हाजी के ऊपर कोई किसी किस्म का बर्डन आया, कोई बर्डन नहीं आया। इसने 17,000 जो टैक्स पे किया था, जब इसने कस्टमर से टैक्स वसूल किया, उसने उसमें से अपना 17,000 रुपया एडजस्ट कर लिया। ओवर एंड अबव अमाउंट जो है थी वो इसने हुकूमत को जमा करवा दी। तो इसके ऊपर तो कोई किसी किस्म का बर्डन आया ही नहीं।
सो दैट्स वाई हम सेल्स टैक्स को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे होते हैं, कि इसमें किसी किस्म का बर्डन जो है वो इंटरमीडियरीज के ऊपर नहीं होता। जो सप्लाई चेन में लोग होते हैं उनकी जेब के ऊपर कोई किसी किस्म का असर नहीं पड़ रहा होता। अगर वो 100 रुपया पे करके आए हैं, तो जब वो सेल्स करेंगे उस सेल पे जो टैक्स वगैरह लेंगे उसमें से अपना 100 रुपया ये एडजस्ट करवा लेंगे। तो इस तरह से ये सारे के सारी वर्किंग हमारी चल रही होती है, हमारी मूव हो रही होती है। तो हमने क्या यहाँ पे देखना है, हमने यहाँ पे सारा ये प्रोसीजर देखना है कि ये आउटपुट टैक्स किस तरह से कलेक्ट होगा, इनपुट टैक्स किस तरह से पे होगा, और आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करके रिमेनिंग अमाउंट गवर्नमेंट को कैसे पे की जाएगी। ये चीज हमने क्या करनी है, ये चीज हमने यहाँ पर सीखनी है। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे एंड पे छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी चीज लिखी है, हमने सारी के सारी इसको कैलकुलेट करना सीखना है कि ये आउटपुट टैक्स क्या होता है, ये इनपुट टैक्स क्या होता है। मतलब वो तो हमें डेफिनेशन से पता है, आउटपुट टैक्स ये है, इनपुट टैक्स ये है, लेकिन ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इनपुट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, और आउटपुट में से इनपुट लेस कैसे करना है, और गवर्नमेंट को कैसे पैसे पे करने हैं, ये तमाम प्रोसीजर जो है वो हमने सीखना है यहाँ पे। तो ये तमाम चीजें आपके बिजनेस के साथ क्लोजली लिंक्ड है, क्योंकि आपके बिजनेस में सेल है, आपके बिजनेस में परचेज है, यहाँ पे भी सेल है, यहाँ पे भी परचेज है। तो उसके साथ साथ हम क्या कर रहे होते हैं, इसको लेकर चल रहे होते हैं। तो ये चीजें हमने क्या करनी है, ये चीजें हमने यहाँ पर सीखनी है। इज दैट क्लियर? जाहिर बात है 140-400 की अमाउंट कस्टमर ही पे कर रहा है, और कौन पे कर रहा है। जी जनाब, यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं, वरना आगे चलो। अब आगे चलते हैं, सेल्स टैक्स के दुनिया में एंटर होते हैं और देखते हैं कि सेल्स टैक्स किस तरह से मूव हो रहा है, क्या है क्या नहीं है। अगर मैं पूरे के पूरे इस सेल्स टैक्स को डिवाइड करूं या इसकी डिवीजन तलाश करना चाहूं, तो ये जो पूरा सेल्स टैक्स है इसको हम डिवाइड किया हुआ है हमने दो बेसिस के ऊपर। ये जो हमारी गुड्स जो हैं यहाँ तो टैक्सेबल है, यहाँ हमारी गुड्स जो हैं वो एग्जेम्प्ट है। पूरे सेल्स टैक्स में ये ही दो चीजें हैं जो हमने क्या करनी है, जो हमने डिस्कस करनी है। या तो हमारी गुड्स जो हैं वो टैक्सेबल होंगी, या हमारी गुड्स जो हैं वो क्या होंगी, एग्जेम्प्ट होंगी। आप सेल्स टैक्स में किसी भी चीज का नाम ले लें,
कोई भी इवेंट का, कोई भी ट्रांजैक्शन का पहला सवाल है क्या एग्जाम्प्ट है या टैक्सेबल है। अगर तो चीज एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट का मतलब क्या है, एग्जाम्प्ट का मतलब है उसके ऊपर किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज होना ही नहीं है। तो कहानी बड़ी सिंपल हो जाएगी कि यार जब इस चीज के ऊपर सेल्स टैक्स है ही नहीं तो हम कोई सेल्स टैक्स वगैरह नहीं लगाएंगे, कोई सेल्स टैक्स की किसी किस्म की भी हम कैलकुलेशन वगैरह नहीं करेंगे। और अगर वो चीज टैक्सेबल है फिर हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर सेल्स टैक्स किस तरह से चार्ज होगा उसको क्या करेंगे, उसको सीखेंगे कि आउटपुट टैक्स हम कैसे निकालेंगे, इनपुट टैक्स हम कैसे निकालेंगे, कैसे लेस करेंगे, लायबिलिटी कैसे आएगी, पेमेंट कैसे की जाएगी, वो वहां पे देखेंगे। तो आपके सामने कोई भी ट्रांजैक्शन आए, आपके सामने कोई भी इवेंट आएगा जब उसके ऊपर हमने सेल्स टैक्स लगाना है, तो हम क्या सवाल करेंगे, या तो वो टैक्सेबल है या तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर वो एग्जेम्प्ट है तो कहानी खत्म, उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगना ही नहीं है। उसको हम कह देंगे जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तुझे हमने आजाद किया, तेरे पर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो टैक्सेबल है फिर उसके ऊपर पूरी कहानी किसकी शुरू होगी, सेल्स टैक्स की शुरू होगी। हम आउटपुट टैक्स भी निकालेंगे, हम इनपुट टैक्स भी निकालेंगे और हम सेल्स टैक्स लायबिलिटी जो है वो भी कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो पूरे सेल्स टैक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट। गॉट इट। अब यहाँ पे जरा हम छोटे छोटे एग्जांपल्स देखते हैं और पहले हम एग्जाम्प्ट सप्लायर्स को डिस्कस करेंगे, उन चीजों को, उन बातों को जिनके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होता ही नहीं है। उसके बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद हम फिर टैक्सेबल सप्लायर्स की तरफ मूव कर रहे होंगे। तो एग्जाम्प्ट सप्लायर्स में जाने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक कैलकुलेशन, थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करते हैं। काइंडली अपना माइक बंद रखा करें, माइक को ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन होता है, आप काइंडली उसके ऊपर अपनी उंगली ना लगाया करें। अब मैंने रिमूव कर देना, मैंने कहना नहीं है जिसका माइक ऑन हुआ वो क्लास से रिमूव है। विदाउट एनी वार्निंग ही विल बी रिमूव्ड इमीडिएटली। सेल्स टैक्स को समझने के लिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशंस जो है उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम जरा बात कर रहे हैं कि अगर चीजें टैक्सेबल हैं, टैक्सेबल का मतलब क्या है कि आप उसे सेल कर रहे हो, आप उसे परचेज कर रहे हो, उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर आपका सेल्स टैक्स जो है वो 100% क्या होगा, चार्ज होगा। अब फॉर एग्जांपल आपने परचेजेस की 50,000 की, 17% रेट है, आपने टैक्स कितना पे किया होगा, 8500। ये जो 8500 है ये क्या कहलाएगा, आपका इनपुट टैक्स कहलाएगा। एग्रीड और नॉट। अब आपने यही चीजें जो है जब खरीदी थी, आपने इनको सेल कर दिया, आपने इनको बेच दिया 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख का बेचा, 17% टैक्स था, टैक्स जो आपको मिला था डैट वो 17,000। ये जो टैक्स आपको रिसीव हुआ ये आपका कहलाएगा आउटपुट टैक्स। इस आउटपुट टैक्स में से ये वाला इनपुट टैक्स जो है अगर आप लेस करवा दें, आपके पास क्या आ जाएगी, सेल्स टैक्स पेएबल आ जाएगा। ये क्या होगी, ये रकम आप अवामुन नास को पे करेंगे। मतलब अगर कहानी बड़ी हैप्पी फैमिली है, हैप्पी एंडिंग स्टोरी है, हमारे आउटपुट भी टैक्सेबल है, हमारा इनपुट भी टैक्सेबल है, जो हमें आउटपुट टैक्स मिला जो हमने पे किया उसको एडजस्ट करने के बाद ये हम क्या करेंगे, ये हम हुकूमत को जमा करा देंगे। ये क्लियर है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं इसी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आपने परचेजेस की 1,10,000 रुपए की, 17% आप टैक्स पे करके आए होंगे और वो कितना बनेगा, 1,10,000 का 17%, 17,18,700। ये आपने टैक्स पे किया।
दिस इज योर इनपुट टैक्स, बिकॉज आपने परचेजिंग किया, परचेजिंग के ऊपर जो पे करते हैं वो आपका इनपुट टैक्स होता है। आपने बाद में ये चीज सेल्स कर दी और ये आपने सेल कर दी 2.5 लाख रुपए की। 2.5 लाख की आपने सेल्स की, 17% उसके ऊपर अगर टैक्स लगाएंगे तो ये बनेगा 2.5, 42,500। ये आ जाएगा आपका आउटपुट टैक्स, ये आपका आउटपुट टैक्स है, ये आपका इनपुट टैक्स है। लेस करें, रिमेनिंग जो होगा 23,800, ये आप क्या करेंगे, ये आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ऐसे ही होगा। तो कहानी बड़ी सिंपल है, कहानी बड़ी सिंपल है कि भाई आपने जो चीज खरीदी उसके ऊपर टैक्स पे किया, जब आपने वो चीज बेची उसके ऊपर टैक्स पे किया। सिंपल सी बात है। इन दोनों सिनेरियोज में जो हमारे सामने गिवन है, हर चीज टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट कुछ भी नहीं। अगर मैं कहानी में ट्विस्ट ले आऊं, अगर कहानी में ट्विस्ट ले आऊं, कहानी में ट्विस्ट है कि अब ये एग्जाम्प्ट है। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने परचेजेस की, आपने परचेजेस की 50,000 रुपए और ये चीज एग्जाम्प्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लें, आपने गंदुम परचेज कर ली। अब गंदुम परचेज करना एग्जाम्प्ट है, चले मैं इसको भी थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ। आपने पाइन एप्पल परचेज कर लिया, पाइन एप्पल आप परचेज करते हैं, इसके ऊपर कोई सेल्स टैक्स नहीं होता। आपने सब्जियां परचेज कर लिया, आपने आलू परचेज कर लिए, एग्जाम्प्ट है, कोई सेल्स टैक्स नहीं है। आपने 50,000 रुपए की चीज खरीदी है, इसके ऊपर कोई किसी का किस्म का सेल्स टैक्स नहीं है, तो आपका इनपुट टैक्स भी क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अब ये जो आपने परचेजेस की थी, ये जो आपने खरीदारी की थी, आप इनको प्रोसेस करके बेच देते हैं। आपने पाइनएप्पल लिया, पाइनएप्पल को आपने प्रोसेस करके कैंड पैकिंग में करके बेचना शुरू कर दिया। या आपने आलू लिए, आलू काट के आपने उनकी फ्रोजन फ्राइज कर दी, अब आप उनको फ्रोजन फ्राइज करके बेचना चाह रहे हैं। इसका मतलब आपने कोई ना कोई प्रोसेस की है। अब उस प्रोसेस करने की वजह से जब आप सेल करेंगे तो वो सेल तो अब आपके टैक्सेबल हो जाएगी। अब इसके ऊपर क्या होगा, 17% रेट लगेगा और इस 17,000 क्या लेंगे आप अपना आउटपुट टैक्स ले रहे होंगे। अब आउटपुट माइनस इनपुट, इनपुट तो है ही कोई नहीं, ये जो 17,000 आउटपुट टैक्स लिया ये एज इट इज क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट को आप पे कर देंगे। तो आप खुद देखें कि इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया, हमने परचेजेस को एग्जाम्प्ट कर दिया तो हमारी सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन एकदम से चेंज हो गई। अब हम जरा सेल को एग्जाम्प्ट करके देखते हैं। आपने परचेजेस की 1 लाख रुपए की, और ये परचेजेस जो है थी डेट वॉज टैक्सेबल, इसके ऊपर आप टैक्स चार्ज करते थे। 1 लाख की परचेजेस की, इसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स जो पे किया था डेट वॉज 17,000। देखा ठीक है, आपने फिर ये इनको बेच दिया 2.5 लाख रुपए का, लेकिन जब आप बेच रहे थे तो ये चीज एग्जेम्प्ट हो गई है, इसके ऊपर कोई टैक्स है ही नहीं। अब बताओ, अब इस केस में क्या आप कोई हुकूमत को अमाउंट पे करेंगे? नो।
गवर्नमेंट को तो अब हम कुछ भी पे नहीं करेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट को हम जब पे करते थे उसमें से हम अपना आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस करवाते थे, फिर रिमेनिंग अमाउंट पे की जाती थी। यहाँ पे क्या आउटपुट टैक्स है? यहाँ पे तो आउटपुट टैक्स ही नहीं है, यहाँ पे टैक्स है ही नहीं, आउटपुट टैक्स तो चीजें बेच रहे हैं। तो इसलिए हमारा इनपुट टैक्स किसी चीज से एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो गवर्नमेंट से हम ना तो कुछ ले पाएंगे ना तो कुछ हम उसको दे पाएंगे, तो हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होगी। अब कहानी थोड़ी सी चेंज हुई है, यहाँ पे दोनों टैक्सेबल थे, कहानी हमारी चेंज थी। लेकिन अगर बीच में या तो आपके परचेजेस एग्जाम्प्ट हो जाए या सेल एग्जाम्प्ट हो जाए, तो कहानी में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। अब इस ट्विस्ट को हमने देखना है क्या नहीं है, और उसको हम यहाँ पे टिकट करेंगे। इज दैट क्लियर? अब एक ट्विस्ट आया है, इसकी वजह से एग्जाम सप्लाईज की वजह से। वो चीजें एग्जाम है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि एग्जाम सप्लाईज क्या हैं क्या नहीं है, कौन कौन सी एग्जाम सप्लाईज हैं, उसको जरा हम देखेंगे। एग्जाम सप्लाईज का नाम पढ़ के एक चीज तो हमें समझ आ गई है कि ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। नंबर वन, ये वो देखिए यो बीएस नंबर 1100 833 सदा दें। अब एग्जाम सप्लाईज क्या है? एग्जाम सप्लाईज हैं वो सप्लाईज जिसके ऊपर किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा। अब ये जो एग्जाम सप्लाईज है ना, इस एग्जाम सप्लाईज की हमें प्रॉपर एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है, हमें गुड्स का नाम बता दिया गया है, हमें उन आइटम्स का प्रोडक्ट वाइज नाम बता दिया गया है कि जब हम उन्हें बेचेंगे उनको बेचते हुए कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। और ये लिस्ट हमें जिस स्केड्यूल में दी गई है या जिस शेड्यूल में दी गई है उसे हम 6th स्केड्यूल कहते हैं सेल्स टैक्स में। यहाँ पे उन तमाम चीज़ों का नाम, तमाम आइटम्स का नाम, तमाम लिस्ट का नाम गिवन है जिसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज नहीं हो रहा होता। तो सेल्स टैक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, और एग्जाम सप्लाईज में अब हम 6 स्केड्यूल आइटम्स या एग्जाम सप्लाईज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या है और क्या नहीं है। अब इसको देखिएगा, एक चीज तो आपको समझ आ गई है ना कि इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये चीज सब लोग क्लियर है ना कि इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा किसी किस्म का भी। अब जरा इसको देखते हैं कि हैं चीजें कौन कौन सी, इसको देखिएगा। अब कहते हैं जी, सर्टेन इंपोर्ट्स, कुछ मखसूस किस्म की इंपोर्ट्स या सप्लाईज ऑफ गुड्स
फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी, जो इस कैटेगरी में आ रही हैं, वो सेल्स टैक्स उनके ऊपर चार्ज नहीं होता, वो सेल्स टैक्स के स्कोप से बाहर है, उनके ऊपर हम किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। जैसे बुक की पब्लिकेशन है, जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, इनके ऊपर सेल्स टैक्स किसी किस्म का हम चार्ज नहीं कर रहे होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। आपने बुक बनानी है, बुक के लिए क्या चाहिए आपको? पेपर चाहिए, पेपर चाहिए ना। अब ये देखो, ये जो बुक बना के बेचते हो, बुक बना के बेचते हो, बुक एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है, बुक के ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स हम चार्ज नहीं करते। कभी आपने ऐसा देखा कि आप कोई किताब खरीदने गए, उसकी कीमत कितनी है, कीमत 1000 रुपया है, और जी 17% सेल्स टैक्स दें, 170 मजीद दें? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? या जब कभी आपने आई कैप की किताब खरीदी है, या जो भी किताबें खरीदी हैं, कभी ऊपर सेल्स टैक्स पे किया आपने? नहीं। क्यों? तो उनके ऊपर सेल्स टैक्स है ही नहीं, उनके ऊपर सेल्स टैक्स होता ही नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। हाँ, आप किताब बना रहे हैं, माइट बी किताब बनाते हुए आपने कागज खरीदा हो, कागज परचेज किया हो, और पॉसिबल है कि उस कागज के ऊपर आपने सेल्स टैक्स पे किया हो। वो जो आपने सेल्स टैक्स पे किया होगा, दैट सेल्स टैक्स वाज योर इनपुट टैक्स। लेकिन अब उस इनपुट टैक्स को आप क्लेम नहीं कर सकते। वो आप उसको इसलिए क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज आपका आउटपुट जो है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। मतलब कागज खरीदा, कागज खरीद के अपने पास लेके आए, जब आपने कागज खरीदा था उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया था, वो आपका इनपुट टैक्स था। लेकिन जब आपने किताब बना के बेची तो जो किताब थी वो आपकी एग्जेम्प्ट थी। क्योंकि आपकी किताब जो है थी वो एग्जेम्प्ट थी, तो क्या आप जब किताब बेच रहे हैं कोई किसी किस्म का आउटपुट टैक्स मिला होगा आपको? जब आप किताब बेच रहे हो, किताब बेचते हुए कोई किसी किस्म का आउटपुट टैक्स मिला होगा कि नहीं मिला होगा? नहीं मिला होगा। जब आपके पास आउटपुट टैक्स है ही नहीं, खुद बताओ, जब आपके पास आउटपुट टैक्स है ही नहीं, तो क्या उसके उसमें से कोई किसी किस्म की इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट हो सकती है? क्योंकि इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट जो होती है हमेशा आउटपुट टैक्स से। जब एक आउटपुट टैक्स है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इनपुट कहां से लेस करोगे? हवा से लेस करोगे। तो इसका मतलब अगर आपकी सप्लाईज एग्जेम्प्ट है तो उसमें से किसी किस्म की इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट हम नहीं करवा सकते, और जो हमने इनपुट टैक्स पे किया होगा वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? ओ भाई, ओ भाई, ओ अल्लाह के बंदे, कह भी रहा हूं, जब किताब के ऊपर सेल्स टैक्स है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई हमें कैसे चलेगा पता इसमें सेल्स टैक्स शामिल है या नहीं शामिल? जब किताब बेचने पे सेल्स टैक्स है ही नहीं तो उसमें शामिल नहीं हो सकता, आपका लॉस नहीं होता। मैंने मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में कहा था कि हमें सेल्स टैक्स में प्रॉफिट या लॉस से गर्ज ही नहीं है। हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात, हम यहाँ पे लॉस की बात कर ही नहीं रहे। आपको लॉस होता है हो, आपको प्रॉफिट होता है वो हो, मुझे से कंसर्न नहीं। मुझे कंसर्न है सिर्फ आउटपुट टैक्स पे और इनपुट टैक्स पे। क्या आउटपुट टैक्स है? अगर है, क्या इनपुट टैक्स है? जी है। आउटपुट में से इनपुट लेस करें, गवर्नमेंट को पे कर देना। प्रॉफिट या लॉस का मैंने यहाँ पे जिक्र ही नहीं करना। क्या हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं? क्या हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं? प्रॉफिट तो इनकम है ना हमारी, और हम तो इनकम टैक्स पढ़ ही नहीं रहे, तो फिर यहाँ पे बार बार प्रॉफिट लॉस का जिक्र क्यों कर रहे हैं आप? मैं फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ,
प्रॉफिट या लॉस सेल्स टैक्स में कोई ताल्लुक नहीं रखता। हमने बस आउटपुट और इनपुट को देखना है, दैट्स इट। आपको नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, कपड़े बिक गए हैं, जो मर्जी हो गया, उससे मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है आउटपुट और इनपुट का। गॉट इट। अब जैसे आ, पुराने पाक है, एग्जेम्प्ट है। पुराने पाक को आप सेल कर रहे हो, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होगा, एग्जेम्प्ट है। जब कह दिया है कि पुराने पाक को पब्लिश करके बेचोगे, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा, तो वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे हमें प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि इस 6th स्केड्यूल में क्या कुछ आता है, कौन कौन सी चीजें आती हैं। हमें प्रॉपर लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइडेड है। जैसे जो लाइव एनिमल्स हैं, जो जिंदा जानवर है, आप वो खरीदते हो, वो बेचते हो, वो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, यार एक ग्रीन टी दे दो, सही है, ग्रीन टी गला दर्द हो रहा है, बस ग्रीन टी। जैसे ईद के दिनों में आप लोग जानवर वगैरह खरीदते हैं, क्या कभी मंडी में गए हो जानवर लेने के लिए? उसने क्या है कि जी 2 लाख रुपए का बकरा और 17% सेल्स टैक्स चार्ज करने के बाद 2,34,000 देने हैं आपको। कभी ऐसा होगा आपके साथ? नहीं होता। आप जितने भी कैटल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, आप ये खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इनके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। आप में से अगर किसी को पेट्स का शौक हो, कि आप तोते रख रहे हैं, परिंदे रख रहे हैं, रैबिट्स रख रहे हैं, क्या कभी हुआ है कि रैबिट परचेज करने गए हो या बेचने गए हो, सेल्स टैक्स पे करना पड़ गया, सेल्स टैक्स लिया आपने? नहीं होता। इनके ऊपर किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। तो लाइव एनिमल्स, जिंदा जानवर बेचोगे, वो एग्जेम्प्ट है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको मजीद साथ साथ क्लैरिफाई करता है। तो जिंदा जानवर बेच रहे हो, एग्जेम्प्ट है। उसी जानवर को ज़िबा करके उसका गोश्त पैक करके बेच दो फ्रोजन मीट की शक्ल में, टैक्सेबल हो जाएगा। है वो जानवर ही, लेकिन जब वो जिंदा था, उसको बेचोगे, एग्जेम्प्ट है। उसका गोश्त बना के बेच रहे हो फ्रोजन मीट की शक्ल में, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, जिनके ऊपर हमने फर्दर मैन्युफैक्चरिंग नहीं की हुई, अब यहाँ पे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चर के वर्ड से आपको समझ आना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या कुछ शामिल था। प्रोसेसिंग, बॉटलिंग, मिक्सिंग, पैकिंग, रीपैकिंग, ये सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग में शामिल था। अब देखें, आपने मिर्चें तोड़ी हैं अपने खेत से, और आप मिर्चें बेचने चले गए हैं, आपने कोई प्रोसेसिंग नहीं की, एग्जाम्पल है। उन्हीं मिर्चों का अचार डाल के बेचोगे, टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि वो जो मिक्सिंग है, अचार किसी को मिक्स करके बनता है ना, कटिंग की है, बाद में मिक्सिंग किया, अचार बन गया, ऐसे ही बनता है ना अचार। अब उसके ऊपर आपने प्रोसेस कर दिया, जब आपने उसके ऊपर प्रोसेस करके बेचने हैं, तो फिर वो एग्जाम्प्ट नहीं रहेगा, फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जैसे आप ये ले सकते हैं, गंदुम। आप गंदुम के जो दाना होता है भी वो खरीदते हैं, वो बेचते हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जैसे ही वो गंदुम फ्लोर मिल में जाती है, उससे आटा बनता है, तो आटा जो है उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज हो जाता है। आप टमाटर पकड़ लेते हैं, आप टमाटर वैसे बेचते रहे, एग्जेम्प्ट है। लेकिन उन्हीं टोमेटोज का आप केचप बना देंगे, टैक्सेबल होगा। आप किसी भी ब्रांड की पैकिंग के ऊपर प्राइस पढ़ लें,
उसके ऊपर आप सेल्स टैक्स पे करके आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद होली कुरान एंड अदर होली बुक्स और रिकॉर्डेड इन ऑडियो और वीडियो कैसेट्स, कि जो कुरान पाक है पब्लिश फॉर्म में अगर आप इसको बना के बेच रहे हैं, जैसे सबसे बड़ी पब्लिशिंग जो हाउस है होली कुरान का, दैट इज ताज पब्लिशर्स। अभी जो कुरान पाक वगैरह बेच रहे होते हैं ये एग्जाम्प्ट है, किसी किस्म का सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज नहीं कर रहे होते ये कुरान पाक से। कुरान पाक के अलावा अगर कोई और मजहबी किताबें होती हैं, हदीसी किताबें ले लें, दूसरे मज़हब की किताबें ले लें, जब इन्हें आप बेच रहे हैं तो ये भी होली बुक्स हैं, ये भी क्या है, एग्जाम्प्ट है। इसके ऊपर भी किसी किस्म का सेल्स टैक्स वगैरह चार्ज नहीं हो रहा होता। अब ये चाहे आप ऑडियो की फॉर्म में बेच दें, वीडियो कैसेट्स की फॉर्म में बेच दें, ये एग्जाम्प्ट है, इनके ऊपर हम सेल्स टैक्स चार्ज नहीं कर रहे होते। जैसे बचपन में, अब तो कैसेट्स का ज़माना ख़त्म हो गया, आप लोगों ने कैसेट सुनी होंगी टका के नातों की। अब वो इश्क में नाते पढ़ते रहे हैं और आपको आप वो सुनते रहे हैं, लेकिन आप उनको पैसे देते रहे हैं कैसेटों के। उनके पास क्रूजर्स आ गए और आप आज भी वही उन्हीं डेस्क पे बैठे हुए हैं। बट वो जो ऑडियो वीडियो कैसेट्स बिकती थी वो भी एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर भी किसी किस्म का सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता। इज दैट क्लियर? उसके बाद है इम्पोर्टेड सैंपल्स। देखें, एक है लोकल सैंपल, आपने यहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, आपने उनमें डील करना है, आपने वो खरीदनी है, आपने वो बेचनी है। अगर लोकल सैंपल्स की बात चल रही है, लोकल चीज़ों की बात चल रही है, अगर आपने उनको खरीदना है, उनको बेचना है, तो वो टैक्सेबल है। लोकल सैंपल्स जब आप खरीदेंगे आप टैक्स पे करके आएंगे। लेकिन आप इंपोर्टेड सैंपल्स वगैरह मंगवाते हैं, वो एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर हम सेल्स टैक्स पे नहीं कर रहे होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी मैंने बिजनेस करना है और आपका दिमाग खराब हो गया है और आप अली बाबा पहुंच गए हैं, वहां पे आप प्रोडक्ट्स वगैरह देख रहे हैं, आपने किसी चाइनीज से बात की है, उससे आपने 5 प्रोडक्ट के सैंपल मंगवा लिए हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट सैंपल है, ये एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर किसी किस्म का आप सेल्स टैक्स कॉमेंट पे नहीं करेंगे। क्लियर है? उसके बाद गुड्स इंपोर्टेड बाय डिप्लोमेट्स, जो डिप्लोमेट्स होते हैं सफारतकार, या जो डिप्लोमेटिक मिशंस होता है, जो इनका अमला होता है सफारतकारों का, या जो प्रिविलेज पर्संस होते हैं, जैसे आपके ये रॉयल गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, जो स्टेट गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, जैसे आज से कुछ साल पहले वो प्रिंसेस आई थी यूके की, अ, क्या नाम था उसका, केट मिडल्टन आई थी, यस, केट मिडल्टन, वो थी प्रिंसेस थी। अब ये प्रिविलेज पर्सन था, अगर ये कोई चीज इंपोर्ट वगैरह करेंगे, एग्जाम्प्ट है, ये सेल्स टैक्स वगैरह पे नहीं कर रहे। स्टार्ट क्लियर? हाँ, लेकिन जब पापा की प्रिंसेस होगी, अगर वो कोई चीज इंपोर्ट करेगी, उस पर सेल्स टैक्स पकड़ लेंगे। असली प्रिंसेस ने किए थे उसको माफी थी, वो प्रिविलेज पर्सन थी। पापा के प्रिंसेस हर गली मोहल्ले में 300-300 बैठी होती हैं, उनके लिए ये एग्जाम्पशन नहीं है। वरना हर बंदा अपने आप को प्रिंसेस समझ, जी मैं तो प्रिंसेस हूँ, मैं तो प्रिविलेज पर्सन हूँ, मुझे माफ कर दें। उन्होंने कहा भाई मूड हो गया, तू मूड हो गया, तेरे दाएं बाएं वाले फरिश्ते भी डर के भाग देंगे, तू ये टैक्स की बात कर रही है। जी जनाब। इम्पोर्टेड सैंपल्स में क्या बताना है? डिप्लोमेट्स कहते हैं सफारतकार को। काश अंग्रेजी बड़ी होती ना। ये जब जब जिस बच्चे का कोई ना कोई पेपर एग्जाम्प्ट हुआ है ना, उसने जाके ना आगे पंगे डाले हैं। आपके एएफसी में अंग्रेजी एग्जाम्प्ट हुई है, आगे जाके वो मसले, इंट्रो एग्जाम्प्ट हुई है, वो मसले, इको एग्जाम्प्ट हुई है, वो मसले, एग्जाम्पशन बड़ी भारी पड़ी है।
क्या पूछना है इसका, इम्पोर्टेड सैंपल्स का। इम्पोर्टेड सैंपल्स, सिंपल सी बात है। और भाई सैंपल की कितनी क्वांटिटी होती है? क्या कभी आपने जरा कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए बताइएगा, क्या किसी बंदे ने 100 यूनिट्स मंगवाए सैंपल के? क्या किसी बंदे ने 200 यूनिट्स मंगाए सैंपल में? सैंपल्स कितने यूनिट्स का आता है? 4, 5, ऐसे ही होता है ना? तो ये सैंपल थोड़ी क्वांटिटी में होता है, 5, 6, 7, 8। तो क्वांटिटी की लिमिट ऐसा नहीं होती, लेकिन 200, 300 सैंपल कभी नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? भाई आई कैप ना बंदों वाली चीजें पूछता है। सर मोबाइल फोन सैंपल होता है ना जैसे पाकिस्तान में, तो उस पर नो सेल्स टैक्स होता है, सेल्स टैक्स प्राइस में शामिल होता है। आपको किसने क्या मोबाइल फोन पे सेल्स टैक्स नहीं होता? होता है। मोबाइल फोन पे सेल्स टैक्स है, सिम कार्ड पे सेल्स टैक्स है, सिम कार्ड की एक्टिवेशन पे सेल्स टैक्स है। मतलब जो आपको जोम सिम फ्री मिल रही होती है, उस जोम सिम फ्री के ऊपर कंपनी वाले पर सिम 250 रुपया गवर्नमेंट को पे करते हैं, सेल्स टैक्स फिक्स। तो उसके पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं, वो सैंपल इंपोर्ट नहीं, वो बल्क में इंपोर्ट होते हैं, तो वो प्रॉपर सेल्स टैक्स पे कर रहे होते हैं। मोबाइल फोन तो टैक्सेबल एक्टिविटी है। जी जनाब, और कोई सवाल है तो बताएं। अब ये ना पूछता हूँ कि पीटीए अप्रूवल फीस कितनी है, वो कैसे माफ होगी, नॉन पीटीए फोन चलाना किस तरह चलेगा, ये काम ना शुरू कर देना, बंदो वाली चीजें पूछा करें। सर जब सैंपल इंपोर्ट करेंगे तो हम परचेज करते हुए टैक्स पे करेंगे, भाई वही लिखा हुआ है कि सैंपल इंपोर्ट करेंगे, कोई टैक्स नहीं है। मेरे ख्याल से एग्जाम्प्ट सप्लायर्स पढ़ ही वो रहे हैं कि इन्हें हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, टैक्स पे नहीं कर रहे। सैंपल इंपोर्ट किया, खरीदी की है कि सैंपल मांग के लेके आए थे? खरीद के लेके आए ना, तो कोई टैक्स नहीं पे किया हमने, क्योंकि एग्जाम्प्ट है। इम्पोर्टेड सैंपल एग्जाम्प्ट है। इम्पोर्टेड चीजें बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन आपको तो वैसे भी हमारी कौम को हर चीज इम्पोर्टेड ही चाहिए, एक्सेप्ट इम्पोर्टेड हुकूमत, हालांकि वो भी बड़ी अच्छी है। मुनाफिक कौम है एक नंबर की पाकिस्तानियों की। उसके बाद जो ओवरसीज पाकिस्तानी जब आ रहे होते हैं, जो अपना पर्सनल बैगेज लेके आते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं होता, वो भी एग्जेम्प्ट है। तो भाई मैंने क्या है, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? मैंने आपको क्या शो किया कि मैं कैनेडियन नेशनल हूँ? बात तो ऐसे करे जैसे मैंने तुम्हें पॉइंट आउट कर रखा है कि तुम फील कर गया लड़का, कहते ना, वो है चोर की दाढ़ी में तिनका, इसने फील किया, इसका मतलब है डबल फेस का। ऐसे पकड़ते हैं हम चोर। इस इतने बच्चों में से सिर्फ इसी ने फील किया है, इसका मतलब ये है। तो जो होता है वो ऐसे ही कहता है मैं नहीं हूँ। लग गई समझ, लग गई समझ। तो उसने उसने खुद नहीं कहा, बताओ, मैंने तो नहीं किया। अभी तुम्हारे कमेंट सेक्शन पढ़ लेते हैं, तुमने फील किया। सर जो कश्मीर से हैं वो क्या कहेंगे, कश्मीरी या पाकिस्तानी? उनके लिए साहिर अली बग्गा से मैं नया गाना लोड करवाऊंगा, ISPR के तवसत से।
काश आप पंजाबी, सिंधी, बलोची, कश्मीरी होने के ये ना होते, एक पाकिस्तानी होकर सोच रहे होते, काश। लेकिन वो काश काश ही रहेगी। ये हम कौमों में तकसीम रहेंगे, कभी भी एक मुल्क नहीं बन पाएंगे, हजूम रहेंगे हम। और हम हजूम हैं, हम हजूम थे, हम हजूम हैं, और हम हजूम ही रहेंगे। हम कभी भी कौम नहीं थे, ना हम कौम होगा, ना हमारी कौम थी। हजूम होंगे तो दुनिया पे कोई नाम नहीं होगा आपका। इस दुनिया में बड़े हजूम आए हैं, बड़े हजूम खत्म हो गए, कोई किसी हजूम को नहीं जानता। सिर्फ कौमें ही हैं जिस वक्त दुनिया में याद रह गई हैं। आपको आज 5 करोड़ का ISPR का वो याद आ रहा है कि जी 5 करोड़ का उन्होंने कॉमिक राना गाया है। जो आज से 2 साल पहले ये सनफे आहान और ये दूसरे ड्रामे बन रहे थे, वो आपको याद नहीं है? तब तो आप बड़े नारे मारते थे। वही कहता हूँ ना, मुनाफिकत है ना। हमारे हक में है तो अच्छा है, हमारे अगेंस्ट है तो बुरा है। मुनाफिक ऐसे नहीं कहते। यही ISPR अगर आपके पसंदीदा सियासी लीडर के साथ मिलके कॉमिक्स अगर रिलीज कर दे, तो आप उसके नारे मारेंगे ISPR के। आप खुद चेरी ब्लॉसम लेके जाएंगे उनके शूज पॉलिश करने के लिए। और वही अगर आपके सियासी लीडर के अगेंस्ट कोई हो जाए, आप कहेंगे जी ये तो है ही करप्ट। क्यों? मुनाफिकत। चलिए जी, हम इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे। कल एग्जाम सप्लाईज हमारी ख़त्म हो जाएंगी, और हम कल साथ ही फिर जीरो रेटेड या टैक्सेबल सप्लाई शुरू करेंगे। ठीक है जी, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।